नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके क्वेस्ट का 8th डेली क्विज करेंगे और इसमें हम 5 न्यूज़ इवेंट्स की बात करेंगे जो कि अप्रैल लास्ट और मई की हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ आप लाइव होंगे मेरे साथ में। थोड़ा ये ग्लिच था अर्लियर 1-2 दिन से, तो अभी मैंने कुछ सीख लिया है, तो लेट्स डू दिस। और मैं आपके कमेंट भी देख पाऊंगा और आपको आवाज़ अब ठीक से आ रही होगी। आई जस्ट एक्सपेक्ट बिकॉज आई कैन नॉट हियर माई सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड की। पीएम केयर्स फंड, वेयर एंड हाउ टू डोनेट। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो पैंडेमिक कोविड-19 है उसकी सिचुएशन को डील करने के लिए व्हाट ही डिड, स्टार्टेड ए पीएम केयर्स फंड कि जो आम जनता है वो अपनी जेब से जो भी चाहे वो इसमें डोनेट कर सकती है और इस पैसे का इंतजाम, इस पैसे का उपयोग किया जाएगा जो ये महामारी की सिचुएशन बनी हुई है इससे लड़ने के लिए। ये पैसा जो प्रधानमंत्री की जो राहत निधि कोष होता है ये उससे ही जोड़ा गया है, तो दैट इज कॉल्ड पीएम केयर्स फंड। और सभी को अपने अपने हिस्से का क्वेश्चन कि इस पे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में कोविड-19 महामारी के बाद 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। धन का उपयोग कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ मुकाबला, रोकथाम और राहत के प्रयासों के लिए किया जाएगा और भविष्य में ऐसी ही महामारी जैसी स्थिति होगी इसका पूर्ण रूप क्या है। तो अगर भविष्य में भी कोई ऐसी महामारी जैसी स्थिति होती है तो उस पर खर्च किया जाएगा वो पैसा। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? पीएम केयर्स फंड वाज क्रिएटेड ऑन 28 मार्च 2020 फॉलोइंग द कोविड-19 pandemic in India. The fund will be used to combating containment and relief efforts against the coronavirus outbreak and similar pandemic-like situations in future. What is its full form? Option A, Prime Minister Citizen Assistance and Reassurance in Emergency Situations Fund. Option B, Prime Minister's Citizens Aid and Relief in Emergency Situation Fund. Option C, Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund. Yep, D, Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund. भाई दैट्स वेरी गुड। हाँ, इसका आंसर होगा सी, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस। याद रखिएगा यहाँ पे 3 मुख्य वर्ड हैं जिनको आपको याद रखना है। ए फॉर असिस्टेंस यानी सहयोग के लिए, आर फॉर रिलीफ, किसी की अगर कोई भी सिचुएशन है तो उसमें रिलीफ पहुंचाने के लिए, और ई फॉर इमरजेंसी, नॉट एक्सिजेंसी। तो यहां पे आएगा सी ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। आपके अगर वनडे एग्जाम्स की बात देखी जाए तो इसमें इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ भी राशि आप डलवा सकते हैं। प्राइमरी कंसर्न कोविड-19 है, हालांकि सेकेंडरी कंसर्न में उसके अलावा जो कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है जो कि पेंडेमिक या उससे जुड़ी हुई सिचुएशन है जिसमें कि राहत की जरूरत है, जिसमें कि असिस्टेंस की जरूरत है, तो वहां पे पीएम केयर्स फंड के इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। तो जो नेक्स्ट अफेयर है यानी करंट अफेयर, करंट इवेंट, उसमें है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैड लॉन्च्ड किसान रथ। 17 अप्रैल को रथ ये चालू किया गया था और ये एक ऐप है, एप्लीकेशन है जिसे आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ये किसानों की सहायता के लिए बनाई गई है और आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि खाद्यान्न, फल और सब्जियों के परिवहन के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। सबसे पहला क्या हो गया? परिवहन, टिक मार्क कर लीजिए। सेकंड हो गया, ऐप से किसान उत्पादक संघ और सहकारी समितियों के अनुसार किराए पर मंगा सकते हैं, जो गाड़ियां वगैरह हैं या जो जरूरत की पूर्ति है उनको कर सकते हैं। ऐप के जरिए ट्रांसपोर्ट भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ियों का करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उसमें। और किसान रथ ऐप पर पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा वाहन उपलब्ध हो गए। तो बेसिकली ये किस चीज के लिए है? ये किसानों की और जो ट्रेडर्स हैं उनकी सहायता के लिए है। वो लोग जो कि ट्रांसपोर्टेशन में और वस्तुओं को बाजार में मुहैया कराने के लिए मौजूद हैं,
उन लोगों को ऐप प्रोवाइड किया गया है ताकि उन्हें 1 to 1 किसी पर्सन से ना मिलना पड़े, बल्कि उनका काम कैसे चल जाए, घर बैठे हुए में ही चल जाए और वो सभी को ये उपलब्ध करवा सकें सुविधा। और फिर जो व्यक्ति है जो कि रेसिपिएंट है और वो जो कि बेनिफैक्टर है या जो फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेटर है, ये दोनों ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें थ्रू ऐप और फिर अपनी जरूरतों की पूर्ति कर सकें। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है ये देख लेते हैं। तो कृषि और किसान मंत्रालय ने किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए 17 अप्रैल 2020 को किसान रथ ऐप लॉन्च किया था। तो Ministry of Agriculture and Farmer Welfare had launched Kisan Rath app on 17th April 2020 facilitate farmers and traders in these ways। किस तरीके से, आपको वो तरीके बताने हैं कि किस तरीके से ये इनकी सहायता करेगा। सभी को हाय हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अवेलेबल हियर। मैं अभी सबके मैसेजेस देख सकता हूं। आप लोगों से 2 मिनट के अंदर फिर से मैं कम्युनिकेट करूंगा। पहले मैं ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। चलिए, ए किसान रथ अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध है। ये कुछ भाषाएं हैं जिन भाषाओं में इसे शुरुआत में अवेलेबल किया गया है, बाद में इसे और भी भाषाओं में अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसमें लगभग हमारी जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है उसका सारा हिस्सा कवर होता है। हिंदी और इंग्लिश कवर हो जाने से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ स्टेट कवर हो जाते हैं। गुजराती वाला जो सेक्शन है वो गुजरात को कवर कर लेता है। मराठी सेक्शन से मराठा और गोवा वाला सेक्शन कवर हो जाता है। पंजाबी, तमिल आप समझ रहे हैं, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है ताकि दक्षिण भारत को इसमें जोड़ा जा सके। क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में क्या होगा। हाँ, मैंने कहा कि अभी इसको अवेल नहीं किया गया, लेकिन जल्दी ही इसकी मराठी, इसका उड़िया और वेस्ट बंगाल का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कृषि उपज की आवाजाही के लिए परिवहन के सही तरीके की पहचान करना। सी, सरकार ने तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन की स्थिति में सब्जियों और फसलों की खरीद और बिक्री के लिए किसान रथ शुरू किया है। तो किसान रथ ऐप जो है वो इस दौरान, जिस वक्त की लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है उस वक्त एक दूसरे से, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसको बाद में भी जारी रखा जाएगा। तो अब आपको देखना है ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके से एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है जिसमें कि नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव को लेकर के क्वेश्चन हो। जी, इसका आंसर होगा डी। ये तीनों ही कारक इस ऐप में इंक्लूडेड हैं। इस ऐप के बारे में ये सभी चीजें सही हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, 56% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 56% से ज्यादा लोग कृषि पर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। एग्रीकल्चर में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि राइस मुख्य प्रोड्यूस है भारत की। इसके अलावा भारत के अंदर 9 प्रकार की तेल की फसलें उत्पादित होती हैं और भारत बहुत सारी फसलों में, फ्रूट्स में तो नंबर 1 पे ही है ज्यादातर में, और बाकी बहुत सारी फसलों के उत्पादन में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्थान रखता है। तो यानी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो आपको उसको वॉचफुल रखना चाहिए, बिकॉज उस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटिफुल एंड महत्व की एक वाइटल इंफॉर्मेशन है। इंडियन ट्राइकलर, भारत का जो तिरंगा है, उसको मैटरहॉर्न पर्वत पर फहराया गया। ये पर्वत स्विट्जरलैंड में है। और ये जो आप बगल में पिक्चर देख रहे होंगे, बहुत सारे देश हैं, उनके भी झंडे हैं। तो याद रखिएगा, ये जर्मेट एक जगह है जो कि स्विट्जरलैंड में है। वहां का एक टूरिज्म डिपार्टमेंट है स्विट्जरलैंड का, जो कि समय समय पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और इन देशों को एक मैसेज देने के लिए यहां मैटरहॉर्न पर्वत पे प्रोजेक्शन करते हैं अलग अलग देशों के झंडों का, जैसा कि आप बगल में देख सकते हैं। इस बार भारतीय ट्राइकलर, भारतीय तिरंगे को वहां पे प्रोजेक्शन किया गया और ये किया गया सॉलिडेरिटी और होप के लिए। कोविड-19 की सिचुएशन में सारी दुनिया फाइट कर रही है और यहां पे स्विट्जरलैंड के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है जर्मेट का, उसने यहां पे पहचान की, रिकॉग्नाइज किया इंडियन एफर्ट्स को और होप और सॉलिडेरिटी को दर्शाने के लिए इस ट्राई कलर का प्रदर्शन किया गया मैटरहॉर्न पर्वत पर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है?
तो मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है, भारतीय तिरंगा पहाड़ नहीं होगा यहाँ पे होगा मैटरहॉर्न पर्वत। क्यों? तो पर मैटरहॉर्न का जो मीनिंग है वो भी उसी रूप में देखा जाता है। तो मैटरहॉर्न पर्वत पर फहराया गया, यह कहाँ स्थित है? इंडियन ट्राई कलर अनफर्ल्ड ऑन द मैटरहॉर्न माउंटेन, वेयर इज इट लोकेटेड? ऑप्शन ए एल्प्स माउंटेन, बी यूराल माउंटेन, सी रॉकीज माउंटेन। नाउ यू कैन ट्राई डी ऑप्शन। तो आसान हो गया था जी, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा एल्प्स। एल्प्स माउंटेन जो है, जिसपे कि माउंट एल्ब्रुस पड़ता है यूरोप में, ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली तक जाता है। और इस पर्वत उस पे एक हिल है, जिस हिल का नाम है मैटरहॉर्न हिल, मैटरहॉर्न माउंटेन। ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो इसे कहते हैं स्विस एल्प्स। क्या कहते हैं? स्विस एल्प्स, यानी एल्प्स का वो हिस्सा जो स्विट्जरलैंड में है, उसमें पड़ता है मैटरहॉर्न पर्वत, जहां पे कि भारतीय तिरंगा को फहराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने भारत में डैश को खत्म करने के उद्देश्य से मेरा इंडिया प्रोग्राम चालू किया। मेरा इंडिया, MERA, इंडिया प्रोग्राम चालू किया। अब ये प्रोग्राम किस चीज को एलिमिनेट करने के लिए शुरू किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए मलेरिया, बी कुष्ठ रोग, सी यक्ष्मा। ये तो पक्का हो गया कि भाई ये किसी बीमारी को खत्म करने के लिए किया गया है, चालू किया गया है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ लोग जरूर अंदाजा लगा पाएंगे इसका, तो खैर देखते हैं। चौथा ऑप्शन है प्लेग। जी, इसका आंसर होगा ए, यानी कि मलेरिया। और जहां तक बात करें अगर मलेरिया की, हम पहले भी स्टैटिक जीके में भी और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में भी मलेरिया के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। और ये ध्यान रखिए, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है कि अगर आपका पेपर कहीं भी नियर अबाउट जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एंड अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो मेरा इंडिया प्रोग्राम है, ये किस तारीख को शुरू किया गया होगा? कैन यू? देखिए 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और इसलिए हाँ बिल्कुल मलेरिया डे के दिन, और मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को। मेरा इंडिया प्रोग्राम जारी किया गया। मलेरिया से हम बहुत लड़ रहे हैं, लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग हर साल पीड़ित रहते हैं। हालांकि वर्ष 2000 के मुकाबले में अगर हम आज का अगर WHO का डेटा देखें, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका अगर डेटा देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारे यहाँ पे 80% से ज़्यादा सुधार हुआ है अभी की स्थिति में। पहले जो लोग मरते थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जो कि आज की डेट में 0.39% के आसपास कुछ रह गई है। तो यानी कि हम बहुत बेहतर जगह पे हैं, एज वेल एज WHO ने हमारे एफर्ट्स को सराहा भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवाई है जो कि मलेरिया के लिए यूज होती है, और वो हम बनाने में शायद विश्व में भारत का स्थान टॉप पे है। अभी अमेरिका और दूसरे देशों को हम इसकी सप्लाई भी कर रहे हैं। मैंने इस बारे में आपसे पहले चर्चा की हुई है कि हाँ बिल्कुल सही, 25 अप्रैल, बहुत बढ़िया ताहिर, ममता, शिवानी। तो ये जो 25 अप्रैल का दिन है, जिस दिन की मलेरिया डे था, उस दिन हमने एक मेरा इंडिया प्रोग्राम चालू किया। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2030 तक हम मलेरिया को समाप्त कर देंगे अपने यहां से। मलेरिया के लिए जो मेरा इंडिया प्रोग्राम है, उसमें मेरा की फुल फॉर्म है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। ये भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर रही है, ICMR इस कार्य को कर रही है। ICMR के साथ बहुत सारी दूसरी एजेंसीज मिलेंगी।
हमने आपसे सिकंदराबाद की रिसर्च की बात की थी जिसको रोनाल्ड रॉस ने किया था, और उन्होंने कुनैन्स की छाल से इस मलेरिया की बीमारी से लड़ने की दवाई बनाई थी, जिससे कि आज की डेट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनती है या फिर हाइड्रोक्लोरोक्विन बनती है। तो वो जो दोनों जो दवाइयां हैं, इनका इस्तेमाल मलेरिया से लड़ने के लिए किया जाता है। और भारत में रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद हॉस्पिटल में इसकी खोज की थी। तो आप इसको याद रखेंगे, कई बार 2-3 इंफॉर्मेशन को जोड़ करके और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2030 तक हमें इसे खत्म करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो ये बीमारी है ये किस प्रकार की बीमारी है और किसके द्वारा, कौन से मच्छर के काटने से और क्यों होती है। तो वैसे आप अभी भी आंसर कर सकते हैं, मैं तो भूल ही गया था। खैर, इतने में अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। आप आंसर कीजिए। डैश ने सैयद अकबरुद्दीन को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि को नियुक्त किया। भारतीय स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं सैयद अकबरुद्दीन के जगह पर यूएन में? तो डैश अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन टू रिप्लेस सैयद अकबरुद्दीन। ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी, फीमेल मॉस्किटो, हाँ फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लिज। यस, 3 प्रकार के मच्छर होते हैं जिनकी डिजीज को बांटा जाता है। इनसे बहुत सारे प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो बीमारियों की लिस्ट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी WHO की साइट पे आप जा सकते हैं। ये मेघा शर्मा ने सी आंसर दिया है कौन से क्वेश्चन का? खैर, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है उसके पेट में प्लाज्मोडियम होता है। जब वो काटती है, मादा मच्छरें काटती हैं, जो मेल होते हैं वो काटते नहीं है। तो मेल आकर के कान के पास बैंड बजाता है और चुपके से इसका फायदा उठा करके फीमेल आकर के काट लेती है आपको। तो वो जो फीमेल के काटने से जो उसके पेट में जो प्लाज्मोडियम होता है वो आपके अंदर चला जाता है और उसके कारण आपको मलेरिया होता है। तो सिंकोना का जो वृक्ष होता है उस पर कुनैन की जो छाल होती है उससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो सिंकोना याद कर सकते हैं या कुनैन याद कर सकते हैं। उसी कुनैन से ही वो नाम आता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये दवाई है जिसको याद रखना होगा। 25 अप्रैल का दिन है जिस दिन की मलेरिया डे मनाया जाता है, वो भी याद रखना होगा। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो डैश ने सैयद अकबरुद्दीन पहले तक यूएन में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो गए हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में कौन है। तो हरदीप सिंह पुरी, अशोक कुमार मुखर्जी, TS त्रिमूर्ति या फिर नन ऑफ द अबव। सी, इसका आंसर होगा TS त्रिमूर्ति। देखिए, ये जो TS त्रिमूर्ति हैं ये अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे यूएन में। अगर मैं इससे पिछली स्लाइड पे जाऊं तो आपको ये बता देता हूं कि अभी अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो अभी हैं TS त्रिमूर्ति, इनसे जस्ट पहले थे सैयद अकबरुद्दीन, उनसे पहले थे अशोक कुमार मुखर्जी और उनसे पहले थे हरदीप सिंह पुरी। अगर आप UPPCS जैसे किसी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पूरे चारों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें कभी कभी क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि ये 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें से कौन नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आपको वहां पे तैयार करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आज जो हमने काम किया होगा वो आपको पसंद आया होगा। और अगर इससे संबंधित अगर कोई कमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो।